आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में। पाइथन फंक्शंस को ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के साथ। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं ओपन करता हूं पाइचार्म को। मैं यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने खोल लिया है पाइचार्म। मैं राइट क्लिक करके वहां पे बनाऊंगा एक न्यू फाइल और ये मेरी फाइल बनके तैयार है। मैं यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा पी फंक्शन नाम से। आप चाहें तो फाइल का नाम कुछ और रख सकते हैं। ये मेरी फाइल बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा अपनी कोडिंग। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में लिखूँगा फंक्शंस इन पाइथन। इससे मेरी कोडिंग डॉक्यूमेंटेड रहेगी और मुझे पता चलता रहेगा कि कौन सा कोड मैंने किस लिए लिखा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए मुझे सबसे पहले लिखना है DEF और उसके बाद लिख देना है फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रहा हूँ ग्रीटिंग्स। उसके बाद लगाऊंगा कोलन और एंटर मारते ही इंडेंटेशन मुझे मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पे करना है प्रिंट कोई अच्छा सा मैसेज। मैंने लिखा गुड मॉर्निंग। आप चाहें तो अपना मैसेज बदल सकते हैं और इसके बाद मेरा फंक्शन बनके तैयार है। अब मैं आऊँगा फंक्शन से बाहर और कॉल करूँगा फंक्शन को। कॉल करने के लिए मुझे डेफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे डायरेक्ट लिखना है फंक्शन का नाम और राइट क्लिक करके कर देना है रन। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। आप चाहें तो फंक्शन को बार बार भी कॉल कर सकते हैं। यही फंक्शन का फ़ायदा है और इसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स। देखिए मैंने 2 बार रन किया है। अब मैं चाहूँ तो इसको बार बार और भी रन कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर करता हूँ, एक बार फिर से इसे रन करता हूँ। तो इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो। इन शॉर्ट, डिफाइन वंस एंड यूज एनी नंबर ऑफ टाइम एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और अब मैं बनाऊंगा एक और फंक्शन जो कि पैरामीटराइज फंक्शन होगा। अब पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिफाइन मैंने किया माई सम नाम के एक फंक्शन को और जो इसके अंदर मैं a, b पास करूँ इसी को पैरामीटर बोला जाता है। अब इसके बाद मैंने लगाया कोलन मार के बाद एंटर करने के बाद मैंने एक प्रिंट पे मैसेज दिया है द सम इज। और ये जो मैं कोलन के बाद डैश करके ये लिख रहा हूँ ये जस्ट डेकोरेशन पर्पस के लिए। इसके बाद मैंने a + b को जोड़ दिया है और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूंगा। इसको एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। मैंने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डाले 5,6। अब देखिए इसका आउटपुट मेरे पास निकल के आ गया है द सम इज 11। फंक्शन की वर्किंग को समझने के लिए आप समझिए माई सम में सबसे पहले पास हुआ 5, फिर हुआ ये 6। इन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और ये जो a और b ऊपर लिखे हुए हैं ये हो फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो 5 है उसको रिसीव किया a ने और जो 6 है उसको रिसीव किया b ने और उसके बाद a + b हो गया जो कि फंक्शन के अंदर है। इसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया गया और मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। हर फंक्शन का काम होता है कि अपने टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे। मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल। मैं इसको करता हूँ प्रिंट और माई सम को मैं प्रिंट के अंदर रखता हूँ और अब यहाँ देखिए मैं इसको करता हूँ रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट आ रहा है द सम इज 11 ये आ रहा है इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से और जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है इसकी वजह से आ रहा है नन। तो इट डज मीन कि ये जो फंक्शन है चलने के बाद इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है। फंक्शन किस तरह से रिटर्न करता है इसको डीपली समझाने के लिए मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस और कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं लिखूंगा रिटर्न और रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ a + b का जो भी कैलकुलेशन होता होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होता है। मैंने प्रोग्राम कर दिया है रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे द सम इज़ 11 ये आया पहले वाले स्टेटमेंट में, ये आपने पहले भी देखा था। और जहाँ पे ये जो रिटर्न a + b है इसकी वजह से आया है ये 11। पहले यहाँ पे आ रहा था नन क्योंकि मेरा मिसिंग था रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट लगाने से फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद फाइनल वैल्यू रिटर्न कर देता है। फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स पास करते समय बहुत ध्यान रखना है। जितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन को डिफाइन करते हुए बनाए थे उतने ही हमें पास भी करने हैं। अगर मैं आर्ग्यूमेंट कम पास करता हूं तो देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट काट दिया है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। ये कह रहा है कि आपका जो b वाला आर्ग्यूमेंट है, b वाला पैरामीटर है वो मिसिंग है। तो मैं वापस लगा देता हूँ। अब देखिए मेरा प्रोग्राम फिर से चल गया। फंक्शन के ही अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और अब मैं बनाऊंगा एक फंक्शन। मैं लिखता हूँ def ये कीवर्ड है जिसे आपको यूज़ करना है। अब मैं रखूँगा फंक्शन का नाम और पैरामीटर के अंदर मैं कुछ सब्जेक्ट्स का नाम रख रहा हूँ जैसे मैंने रखा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में मैं अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ 100। आप चाहें तो वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पीछे से मेरा मतलब है कम या ज़्यादा।
चलिए अब मैं करता हूँ प्रिंट, और मैं प्रिंट में लिखता हूँ टोटल मार्क्स और कॉमा करके इसके बाद मैं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ देता हूँ। मैं जोड़ता हूँ हिंदी को इंग्लिश के साथ एंड प्लस करके फिर मैथमेटिक्स को, फिर प्लस करके साइंस को जोड़ूंगा और इसके बाद मैं कंप्यूटर को भी जोड़ दूंगा। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके इनको एक साथ जोड़ के यहाँ पे टोटल प्रिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इनको सारा लिखा है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया है और नीचे रिटर्न में भी पास कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे माय रिजल्ट को कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट्स के एक एक करके मार्क्स डालूंगा। जैसे मैंने पहले मार्क्स डाले 90, उसके बाद मैंने कॉमा करके डाल दिया है 80 एंड सो ऑन। मैंने अलग अलग तरीके से मार्क्स डाल दिए हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने केवल 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले, मैंने कंप्यूटर के मार्क्स छोड़ दिए हैं। और अब मैं ये जो टोटल मेरा रिजल्ट आएगा इसको मैं स्टोर कर दूंगा किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल का नाम मैंने अब रखा है टोटल। ये टोटल मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा और अब मैं इस टोटल को कर सकता हूँ प्रिंट और अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। तो टोटल मार्क्स 445 करके कुछ आया है। ये देखिए जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट था पहला वाला, उसने मेरा आउटपुट निकाल के दे दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसने काम एक्चुअल में कैसे किया, किसके मार्क्स किसको पास किए गए हैं। तो हिंदी के मार्क्स पास हुए हैं ये 90 वाले जो कि फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर वाला आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर के पास, थर्ड नंबर वाला थर्ड के पास, फोर्थ वाला फोर्थ के पास। और आप देख सकते हैं हमने फिफ्थ पास ही नहीं किया। फिफ्थ जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, उसने ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले ली है और उसके बेसिस पे इसने अपना आउटपुट निकाल के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क्स 445 ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आया है और 445 ये आया है सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से। मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिफ्थ आर्गुमेंट भी दे सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट की एब्सेंस में ही काम करेगा, यानी कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया है और नीचे एक्चुअल आर्गुमेंट भी पास कर रहे हो तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट होता है वो आपके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को ओवरराइड कर देता है। ये आप देख सकते हैं 95 जो मैंने कंप्यूटर में मार्क्स डाले उसने कंप्यूटर के 100 डिफ़ॉल्ट वाले मार्क्स को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जब भी आप असाइन करें राइट टू लेफ्ट असाइन करें। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का एक ऑर्डर है असाइनमेंट का, इस ऑर्डर के वायलेट होने पे ये आपको एरर देता है। जैसे मैं यहाँ पे वायलेट करता हूँ और इसके बाद इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखिए आप एरर देख सकते हैं, ये कह रहा है कि भाई आपने जो ऑर्डर रखा है वो ऑर्डर गलत है। सबसे पहला आर्गुमेंट राइट वाला होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट में। तो इसका कुछ अपना एक ऑर्डर है। अगर आपको एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट बनानी है तो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू होगी ये पहली, ये दूसरी और ये फिर तीसरी वैल्यू होगी। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूँ और अब इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास चल गया है। मैंने 2 वैल्यू डिफ़ॉल्ट बनाई है तो मैं यहाँ से 2 वैल्यू काट देता हूँ और अब इसके बाद रन करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट बिल्कुल सही आया है। चलिए अब मैं इसको भी करता हूँ कमेंट आउट और हम सीखते हैं कुछ नई फंक्शन प्रॉपर्टीज़ को। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, ये आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। तो मैं लिखता हूँ डिफाइन, डेफ मैंने लिखा और मैंने फंक्शन का एक नाम दिया। मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑर्डर और इसके अंदर मैं 3 सब्जेक्ट के नाम दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ हिंदी, फिर इंग्लिश और फिर CS। इसके बाद मैं लगाऊंगा कोलन और एंटर मारते ही मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और हिंदी के मार्क्स में दे दूंगा। थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन दी है, कॉमा करके हिंदी के मार्क्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा हिंदी। इसी लाइन को मैं करूँगा कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इंग्लिश को इंग्लिश के साथ और CS को CS के साथ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा माय ऑर्डर नाम के फंक्शन को। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले नॉर्मल ऑर्डर में आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ 80, 90, 100। अब मैं इसे करता हूँ रन और ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ चुका है। ये आउटपुट पूरी तरह से बेस्ड है कि मैंने आर्गुमेंट किस ऑर्डर में पास करे। जिस ऑर्डर में मैंने पास करे होंगे उसके हिसाब से ही मेरा आउटपुट आए। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि हिंदी के मार्क्स चेंज हो जाएंगे और इंग्लिश के मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो कोई बात नहीं, पाइथन ने आपके लिए एक और टेक्निक बनाई है जिसे वो कहता है नेम्ड आर्गुमेंट या कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश, हिंदी, CS नाम से कीवर्ड्स बना दिए हैं। वो कीवर्ड ऊपर मैच हो रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट इसी के अकॉर्डिंग आया, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स इंग्लिश में गए होंगे, हिंदी के मार्क्स हिंदी में गए। आप देखिए इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे 90 हैं और CS के मार्क्स 100 हैं। मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ तो भी मेरा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे मार्क्स बिल्कुल सही आएंगे। चलिए मैं हिंदी को रिप्लेस करता हूँ CS से और CS को रिप्लेस करता हूँ हिंदी से। तो अब हिंदी में मेरे 100 मार्क्स आ जाने चाहिए। मैं इसे करता हूँ रन। आप देख सकते हैं हिंदी में मेरे मार्क्स आ गए हैं 100 और CS में आए हैं 80। तो मुझे
अब ऑर्डर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे नेम्ड आर्गुमेंट पास करने हैं और जो वैल्यू जिसकी होगी उसको ही मिल जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये CS वाली वैल्यू बीच वाली वैल्यू है, हिंदी वाली वैल्यू इस राइट हैंड साइड में है, इसी तरह से इंग्लिश वाली वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट है। तो देखिए कैसे जिगजैग फॉर्म में इसने आर्गुमेंट बिल्कुल सही रिसीव करे हैं। इसमें एक बात की शर्त है कि जब भी आप कीवर्ड्स वाले आर्गुमेंट यूज करोगे तो सारे के सारे कीवर्ड वाले आर्गुमेंट होने चाहिए। बीच में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आप डाल रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ, जैसे मेरी एरर आई थी अब वो एरर दूर हो चुकी है, आप देख सकते हैं। चलिए एक और एडवांस चीज़ सीख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डॉकस्ट्रिंग। डॉकस्ट्रिंग फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताती है कि ये फंक्शन काम क्या करता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बड़े लंबे चौड़े फंक्शंस में जिसकी कोडिंग समझने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो डॉकस्ट्रिंग की मदद से हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन काम क्या करता होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और प्रिंट के आगे फंक्शन का नाम। अब ये मैं ब्रैकेट हटा दूंगा और लिखूंगा डॉट, और डॉट के बाद ये देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसके बाद मैं करूँगा रन और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी डॉकस्ट्रिंग पूरी बनकर तैयार हो गई है। ये मुझे बता रहा है कि ये फंक्शन पर्टिकुलर क्या काम करता है। तो बिना फंक्शन को खोले मैं उसकी डॉकस्ट्रिंग से पता लगा सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या काम करने वाला है। एक अच्छे प्रोग्रामर की ये पहचान होती है कि वो फंक्शन के साथ डॉकस्ट्रिंग जरूर डालेगा। डॉकस्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस की भी हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल लाइन की डॉकस्ट्रिंग कैसे बनानी है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रिपल कोट्स लिखने हैं और मल्टीपल स्ट्रिंग टाइप कर देनी है। ध्यान दीजिएगा डॉकस्ट्रिंग फंक्शन की बॉडी के अंदर पहली लाइन ही होनी चाहिए। अगर आप इसको पहली लाइन नहीं बनाओगे तो आउटपुट तो आएगा लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट छूट जाएगा, डॉकस्ट्रिंग प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। आप अभी देख सकते हैं मैंने इसे पहली लाइन लिखा है और ये देखिए ये डॉकस्ट्रिंग वाला पार्ट आपका डिस्प्ले हो चुका है। तो अच्छे प्रोग्रामर्स की हमेशा ये निशानी होती है कि वो अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े फंक्शंस के अंदर डॉकस्ट्रिंग जरूर लगा के देता है ताकि जो भी कोई उसे यूज़ करे वो उसको आसानी से समझ जाए। पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, जैसे प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये टॉपिक पूरी तरह से डेडिकेटेड था यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए। बिल्ट इन फंक्शन बहुत आसान है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। एक दो फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम में भी यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे उसे यूज़ करना है। तो जैसे एक प्रिंट मेरा बिल्ट इन फंक्शन था, इसी तरह से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 और इसके अंदर कुछ मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। मैंने एक और डाला हेलो और अब मैं इसकी एक लेंथ निकालूंगा। लेंथ फंक्शन को यूज़ करूंगा तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और सिंपल से यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ और लेंथ के अंदर L1 की जो भी लेंथ होगी वो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये देखिए आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे लेंथ आई है 4। ये देखिए इस पे 4 ही एलिमेंट थे 1 2 3 4 और इन चारों की मेरे पास लेंथ आ चुकी है 4। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।